हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप फ्रॉम भगवत गीता वर्स नंबर 2.33। इस वर्स में हम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप समझेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से क्या शुरुआत में था, क्या चेंजेस थे और क्या चेंजेस हो चुके हैं, कौन कौन से लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स यहाँ पर लगी। लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब शिक्षा ने अपना धर्म छोड़ दिया, 1970 से 2005 तक भारत के एजुकेशन सिस्टम ने अपनी CSR सांस्कृतिक नैतिकता और मूल्यों से जोड़ने का कर्तव्य त्याग किया था। इस अवधि में एजुकेशन को वामपंथी वैचारिक उपकरण बना दिया गया, जिसकी नई पीढ़ी को भारत की सभ्यता, परंपरा और इतिहास से बिल्कुल अलग किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 2005 एडिशन चैप्टर 8 NCERT क्लास 11 में पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक 2005 में ये लिखा गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू राष्ट्र इज इनहेरिटली कम्युनल एंड डेंजरस। NCERT क्लास 12 के हिस्ट्री बुक्स 2005 एडिशन में ये लिखा गया कि द रामायण एंड महाभारत आर ग्रेट वर्क ऑफ फिक्शन बट शुड बी सीन एज सच। ये कहना भारत के सबसे पुराने महान ग्रंथों को काल्पनिक कथा कहकर सांस्कृतिक कटाव पैदा करता है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD यूपीए गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट प्रेस रिलीज 2007 में HRD मंत्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में सांप्रदायिकता और शिक्षा पर आधारित टास्क फोर्स बनाई गई, जिसने कहा कि सांप्रदायिक ताकतें इतिहास को रीराइट कर रही हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई कंपनी CSR के नाम पे समाज को भ्रमित करने वाली सूचना फैला दे, ये जानबूझ के प्रोडक्ट में कुछ ऐसा डाल दे जो उपभोक्ता के मूल्यों और सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन 2020 में भारतीय सरकार ने नई शिक्षा नीति NEP 2020 लागू किया, जिसका एक ही स्पष्ट उद्देश्य था, भारतीय ज्ञान प्रणाली को पुनः मुख्य धारा में लाना। NCERT की पुस्तकों में संस्कृत, भगवत गीता और भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में सच्चाई के तथ्य को प्रस्तुत करना। 2023 में NCERT ने यह भी घोषणा की कि रामायण और महाभारत को इतिहास के दृष्टिकोण से पढ़ाया जाएगा। किसी भी कंपनी का CSR केवल एक्सटर्नल मार्केटिंग नहीं होता, बल्कि समाज के प्रति उसके बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आईना भी होता है। ये जरूरी भी था, अपनी क्रेडिबिलिटी के बचाव के लिए अपने एथिकल को रिकॉल करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 इज एथिकल डिसीजन मेकिंग। शिक्षा संस्थानों का दायित्व है कि निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर ज्ञान देना। लेकिन 2006 से 2013 के बीच में भारत के कई प्रमुख शिक्षण संस्थानों में शिक्षा को एक वैचारिक प्रयोगशाला बना दिया। NCERT पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 11 2012 एडिशन पेज नंबर 78, भारत में धर्म और जाति ने हमेशा विभाजन और हिंसा को जन्म दिया। भगवत गीता, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथ मिथकीय हैं और आधुनिक समाज के लिए प्रासंगिक नहीं है। द हिंदू 13 सितंबर 2011 वो बताता है, प्रोफेसर मुशरुल हसन पूर्व कुलपति जामिया मिलिया, उन्होंने ये कह दिया कि हमें मुगलों की सांस्कृतिक विरासत को अपनाना चाहिए, न कि वेद पुराणों के खोखले गौरव को। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव मार्च 2008 में रोमिला थापर ने यह बोले कि राम कोई ऐतिहासिक व्यक्ति ही नहीं है, वो एक कल्पना है। JNU, DU और जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं ने 2006 से 13 के बीच में लगभग 70% फैकल्टी वामपंथी विचारधाराओं को लिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंडियन एक्सप्रेस बोल रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ फैकल्टी सर्विस मार्च 2014 में। रिजल्ट ये हुआ कि इन प्रोफेसर्स ने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में छात्रों को यह सिखा दिया कि भारत का अतीत दमनकारी और कलंकित है। धर्म ग्रंथ सिर्फ प्रतीक हैं जिनकी कोई वर्तमान उपयोगिता नहीं है और भारतीय संस्कृति वैज्ञानिकता और प्रगति में बाधा है। जब शिक्षा एक पक्षीय नैरेटिव का उपकरण बन जाए तो वह जिज्ञासा और विवेक नहीं बल्कि मानसिक गुलामी पैदा करती है। और ये सिर्फ शिक्षा नहीं, नेतृत्व निर्माण का भी हनन था। एथिकल डिसीजन मेकिंग में पर्सनल थिंकिंग को कंपनी के उद्देश्य से ऊपर नहीं रखा जा सकता। यदि कोई मैनेजर अपनी पर्सनल थिंकिंग के आधार पर निर्णय ले लेगा और सिर्फ एक ही विचारधारा के लोगों को हायर करे, विरोधियों के कार्य को दबा दे और एम्प्लॉय को किसी भी थिंक टैंक की दिशा में प्रशिक्षित न करे, तो वो कंपनी बिगड़ जाएगी। जैसे शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान है, वैसे ही किसी संस्था का उद्देश्य प्रदर्शन और मूल्य निर्माण होता है। द थर्ड पॉइंट इज एम्प्लॉय अकाउंटेबिलिटी। जब शिक्षक ही उत्तरदायित्व नहीं रहे, शिक्षक किसी भी राष्ट्र की बौद्धिक रीढ़ होते हैं, लेकिन भारत में एक लंबा दौर ऐसा रहा जहां शिक्षक और नीति निर्माता जो शिक्षा मंत्रालय के तहत कार्यरत थे, गुणवत्ता, मूल्य आधारित शिक्षा और छात्र हित को दरकिनार कर चुके थे। इनके अनराइटनेस, इंडोलेंस ने पूरे सिस्टम को अपंग बना दिया। ASER रिपोर्ट 2022 एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन, एक सर्वे हुआ, उसमें यह पता चला कि क्लास 5 के 46.4% स्टूडेंट क्लास 2 के लेवल का एग्जाम नहीं दे पाए। 57.3 बच्चे क्लास 3 के लेवल की मैथ्स नहीं कर पाए। इन रिपोर्ट्स में लगातार टीचर स्टूडेंट रेशियो, शिक्षक प्रशिक्षण की कमी और समय पर स्कूल न पहुंचने जैसी समस्याएं रेखांकित की।
इतना ही नहीं, OECD PISA टेस्ट 2009 में भारत की इतनी शर्मनाक स्थिति हो गई कि 73 देशों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें भारत का रैंक 72वां आया। खास करके साइंस एंड मैथ्स में भारत का अलार्मिंगली पुअर कहा गया। इसके कारण, शर्म के कारण, कांग्रेस गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि 10 वर्षों तक PISA के टेस्ट में भाग नहीं लेंगे। JNU यूनिवर्सिटी में एकेडमिक उत्तरदायित्व का भी पता हो गया। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट 2016 में ये बताया गया कि प्रोफेसर निवेदिता मेनन ने 2016 में ये कहा कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर, और ये बयान JNU के एक लेक्चर में आया जहां छात्रों को एंटी नेशनल विचारों की तरफ धकेला गया। जब शिक्षक अपने निजी विचार थोपते हैं और शिक्षा को राष्ट्रवादी एजेंडा फैलाने का जरिया बनाते हैं, तब एकेडमिक जवाबदेही दम तोड़ देती है। लेकिन NEP 2020 में शिक्षक जवाबदेही पर बड़ा सुधार हुआ। 4 वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण कार्यालय मैंडेट किया गया। नैतिक शिक्षा, आजीवन सीखने और प्रदर्शन पर आधारित मूल्यांकन मतलब परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट की भी नीति लागू की गई। दीक्षा एप्लीकेशन 2021 ऑनवर्ड सभी शिक्षकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण और मूल्यांकन अनिवार्य किया गया। 2023 में इंडिया ने PISA में दोबारा भागीदारी की तैयारी की और 2025 में उसमें OECD PISA में हिस्सा लेने जा रहे हैं ताकि नीति के असर को वैश्विक स्तर पर दिखाया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।